नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केशवानी। उज्जैन से आई तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से वह महाकाल लोक का निर्माण हुआ। विहंगम दृश्य था, लेकिन इस हकीकत के पीछे जो राजनीतिक सच्चाई है उसे भी हमें जानना समझना जरूरी है। अभी फर्स्ट फेज में ही निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और दूसरे फेज के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। 900 मीटर के इस लंबे कॉरिडोर का निर्माण कुछ इस तरह से किया हुआ है कि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेगी कि काशी में बाबा विश्वनाथ के लिए बनाए गए कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। ये सब विवरण तो कल आपने खूब देखा होगा, सारे राष्ट्रीय चैनल और मीडिया में ये खबर छाई रही। लेकिन आपको जानकर यहाँ ताज्जुब और हैरानी होगी कि इस निर्माण के साथ भारत किस तरह से आध्यात्मिक पटल पर पर्यटन के लिए खुद को विशाल स्वरूप में प्रस्तुत कर पा रहा है। मैं आपको एक संक्षेप में आंकड़ा दूंगा कि किस तरह से गोवा, जो घूमने वाले या पर्यटकों के लिए पहली पसंद हुआ करती थी, अब गोवा से भी कहीं ज्यादा पर्यटक बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने काशी आ रहे हैं। आपको याद होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते एक नहीं बार बार कई मंचों से पर्यटन की बात किया करते थे और पर्यटन उद्योग शब्द का जब वो इस्तेमाल करते थे तब जाहिर तौर पर उनकी मंशा वहां एकदम स्पष्ट नजर आती थी। वो पर्यटक से देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ने की बात किया करते थे। पहले सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, उसके बाद बाबा केदारनाथ के लिए उन्होंने जो नव निर्माण करवाया, फिर काशी में बाबा विश्वनाथ और अब उज्जैन में महाकाल लोक। आप समझ सकते हैं, इन चारों सनातन के भव्य तीर्थ स्थलों को देखने के बाद कोई भी विदेशी सैलानी इसकी विहंगमता और इसके अद्भुत नज़ारे का विवरण जिंदगी भर करता रहेगा और जाहिर तौर पर इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। यहाँ से एक नया राजनीतिक संदेश भी साफ जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। जाहिर तौर पर ऐसे नव निर्माण से 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे को फायदा मिलेगा। अब धीरे धीरे देश भर में जिस तरह का धार्मिक आध्यात्मिक झुकाव वाला माहौल बनते जा रहा है, उससे निर्माण होने वाली नई राजनीतिक दिशा को समझने से पहले आप उज्जैन के इस विहंगम दृश्य को संक्षेप में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है। 190 मूर्तियां हैं जो भगवान शिव के अलग अलग रूपों को दिखाती है। यहाँ 2 भव्य प्रवेश द्वार, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार हैं। इसमें त्रिशूल के डिजाइन के 108 स्तंभ हैं। साथ ही शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 भित्ति चित्र बनाए गए हैं। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से मंगाए गए खास बलुआ पत्थर यहाँ लगाए गए हैं। राजस्थान, गुजरात और ओडिशा के कलाकारों ने इस कॉरिडोर को तैयार किया है। यहाँ पर कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में उल्लेखित बागवानी प्रजातियों को भी गलियारे में लगाया गया है, जिसमें रुद्राक्ष, बकुल, कदम, बेलपत्र और सप्तपर्णी जैसे धार्मिक महत्व वाले 45 प्रजातियां हैं। इतिहास पलटकर देखें तो पता चलता है महाकाल मंदिर पर कई बार आक्रमण हुआ। 1234 में दिल्ली के शासक शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश ने मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद मंदिर नष्ट कर दिया गया था, लेकिन वहां पुजारियों ने शिवलिंग को कुएं के अंदर छुपा दिया था और कुएं में ही करीब 550 सालों तक ज्योतिर्लिंग को छिपाए रखा गया। बाद में मराठा शूरवीरों और सिंधिया राजवंश के संस्थापक राणोजी महाराज ज्योतिर्लिंग को कुएं से बाहर निकलवाकर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ये तो बात इतिहास की हुई, लेकिन मौजूदा समय यानी वर्तमान में भारत की राजनीति पर ऐसे मंदिरों के पुनर्निर्माण का कितना गहरा असर पड़ेगा, यह तो गोवा से ज्यादा काशी में बढ़ती हुई जनता या भीड़ को देखकर समझा जा सकता है। मैं आपको संक्षेप में यहाँ कुछ आंकड़े बता रहा हूँ कि किस तरह से जहाँ वर्ष 2021-22 में गोवा घूमने वालों की संख्या गोवा के पर्यटन विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार करीब 3.5 करोड़ थी, जबकि यूपी टूरिज्म के अनुसार इस दौरान 10.5 करोड़ सैलानी आए, जिसमें अकेले बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने 8.5 करोड़ सैलानी आए। इससे संदेश साफ है कि जितनी अवधि में गोवा में 3.5 करोड़ सैलानी पहुंचे और उसी अवधि में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने 8.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं। अभी तो काशी के कॉरिडोर या पुनर्निर्माण को ज्यादा समय नहीं हुआ है, शुरुआत में ही इतनी बड़ी संख्या है। बाकी तीर्थ स्थल जैसे भी महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, यहाँ जाहिर तौर
तौर पर पूरी दुनिया से, देश विदेश से करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इससे भारत का नाम पूरी दुनिया में किस तरह प्रमुख पर्यटक देश के रूप में स्थापित होगा, इसका गहरा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी होगा। अब मैंने जब बात राजनीति की है, तब इस विषय से थोड़ा सा अलग देश के दो राज्यों की राजनीति पर आता हूँ, जहाँ के मुख्यमंत्रियों की हालत बड़ी असमंजस वाली है। उन्हें सूझ नहीं रहा है कि आखिर करे तो क्या करें। बड़ी ही असमंजस वाले जो मुख्यमंत्री है वे आपस के पड़ोसी हैं। मैं पहले राज्य की बात करूं तो वह है झारखंड, जहां के मुख्यमंत्री के विरुद्ध चुनाव आयोग ने साफ तौर पर 25 अगस्त को राज्यपाल को लिख कर दे दिया है कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद के नाम पर खुद के लिए ही माइनिंग का पट्टा या लीज दे दिया। ये गाज खाली उनके ऊपर नहीं, उनके भाई के ऊपर भी गिरने वाली है। उनका जाना तो तय है, लेकिन पेच यहाँ इस तरह से उलझाया गया है। उसके बड़े खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं रमेश बैस, जो कि राज्यपाल है झारखंड के। आमतौर पर माना यह जा रहा था कि जैसे ही चुनाव आयोग राज्यपाल को चिट्ठी या लिफाफा देगा, उसके बाद राज्यपाल फौरन हरकत में आएंगे। लेकिन अब 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन की हालत इतनी पतली कर दी है कि उन्हें सूझ ही नहीं रहा है कि अगली चाल कौन सी चले। वे कभी अपने विधायकों को लेकर दीगर प्रदेशों में जाते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं और अचानक विधानसभा का सत्र बुलवाकर विश्वास मत भी हासिल कर लेते हैं। हेमंत सोरेन को असली में अपनी पार्टी बचाने की चिंता है। विधानसभा चुनाव में वे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आए थे। कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने सरकार तो किसी तरह बना ली, लेकिन अब उनके पास अपने अस्तित्व का संकट है कि वे आखिर खुद के लिए क्या कर सकें। वे राज्यपाल से जब मुलाकात करने गए अपने डेलीगेट्स लेकर, तब राज्यपाल ने उन्हें 2-3 दिन में समाधान की बात कही थी। लेकिन अभी हाल में ही राज्यपाल रमेश बैस टीबी नियंत्रण या रोकथाम के कार्यक्रम में गए। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मी ने उनसे पूछ लिया कि चुनाव आयोग ने जो मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो चिट्ठी दी है उसका क्या हुआ। तब उन्होंने कहा कि आयोग ने गोंद इतना कसकर चिपकाया है कि लिफाफा खुलता ही नहीं। मजाक के तौर पे भले उन्होंने बात कही, लेकिन इसके पीछे गूढ़ अर्थ समझा जा सकता है कि किस तरह केंद्र में राजनीति के चाणक्य अमित शाह अपने पासे एक के बाद एक चलते जा रहे हैं और केंद्र की राजनीति किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दल के ऊपर इस कदर हावी हो गई है कि वहां के मुख्यमंत्री को कुछ सूझ नहीं रहा है। यदि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें 6 महीना या 6 साल कितने समय के लिए हटाया जा रहा है, तब वो आगे की कुछ रणनीति भी चलते। इसे लेकर उन्होंने एक आम आरटीआई कार्यकर्ता की तरह सूचना के अधिकार में जानकारी भी मांगी, तो आयोग ने बता दिया कि राज्यपाल के पास हमने चिट्ठी भेज दी है, आप उन्हीं से जानकारी लीजिए। और राज्यपाल तो उन्हें जानकारी देने से रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की हालत इस वक्त कितनी पतली होगी। अब जब मैं दूसरे राज्य की बात कर रहा हूं, तब आपने अंदाजा लगा लिया होगा। नीतीश कुमार, जिन्हें इस समय सूझ नहीं रहा है कि वे आरजेडी के साथ मिलकर कितने समय तक सरकार चला पाएंगे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जिनके नाम पर वे राजनीति करते रहे, उनकी 121वीं जयंती पर वे नागालैंड में थे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह उनके प्रदेश में थे। मौजूदा समय में नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। जिस आरजेडी के सहयोग से उन्होंने अपनी कुर्सी बचाई है, उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते किस तरह से एक बड़े घोटाले में फंसे हैं। उनके विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत हो गई है। उनके पुत्र और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव, उनकी 2 बहनें और उनकी मां के विरुद्ध भी चार्जशीट में नाम है कि उन्होंने किस तरह से नौकरी दिलाने के लिए लोगों की संपत्ति अपने नाम पर करवा ली थी। इतना गंभीर मामला है कि जिससे सुशासन बाबू की छवि जाहिर तौर पर दागदार हुई है और दूसरी तरफ उनके पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर लगातार उन पर हमलावर हो रहे हैं। इस तरह से 2 राज्यों को मझधार वाली राजनीति पे लाने का काम जिस तरह से हो रहा है, वह देश में एक नई तरह की पॉलिटिक्स है। एक तरफ तो जहां धर्म स्थलों को नवनिर्माण के साथ विहंगम रूप देना और आम जनता को जहां अपनी विचारधारा से जोड़ने का काम हो रहा है, और दूसरी तरफ झारखंड और बिहार में इस तरह की साइलेंट पॉलिटिक्स हो रही है। इन सबसे जुड़े आने वाले अपडेट्स को लगातार समझने के लिए कृपया आप अपने जनमंच राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दीजिएगा, ताकि आगे हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति देते रहें। नमस्कार।